दोस्तों नमस्कार। खुले आसमान तले खड़े होने का मतलब क्या है? अगर ये जानना है तो प्रधानमंत्री मोदी को देख लीजिए। देश के सामने तमाम मुश्किल हालात हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सामने कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने तय किया कि खुले आसमान तले बनारस की गलियों में, बनारस की सड़कों पर वह रोड शो करेंगे और एक बड़ा हुजूम उनके साथ बनारस की गलियों में और शहर के बीच में लगातार घूमता हुआ नजर भी आया। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही यह रोड शो खत्म हुआ। तकरीबन 4 घंटे का यह रोड शो, जिसके दायरे में बनारस की दक्षिण सीट, बनारस की उत्तर सीट और कुछ इलाका बनारस कैंटोनमेंट का भी आता है। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है कि प्रधानमंत्री रोड शो करने निकले हो। 2017 में भी निकले थे। उस वक्त तो उन्होंने बनारस में बेस कैंप 59 घंटों का दिया था। इस वक्त तो आधा दिया है, 29 घंटे ही दिए हैं। लेकिन यह रोड शो तो 2014 में भी निकला था और प्रधानमंत्री ने बनारस वासियों का दिल जीत लिया था जब उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया है। और कहते हैं बनारस का दिल जीत लीजिए तो उसके बाद फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो इस देश की सियासत के मुहावरे के अनुसार चलिएगा तो फिर लखनऊ से निकलकर ही रास्ता दिल्ली तक पहुंचाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनारस से होकर ही रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है। सबको पता है बीजेपी की हालत इस चुनाव में कैसी है। ऐसे में आखिरी चरण और उसके भी दिल में बनारस, जिन 54 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें 8 सीट बनारस की भी है। यह कल्पना के परे है कि 2017 में 8 सीट बीजेपी ने जीत ली थी अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर। एक सहयोगी इस बार समाजवादी पार्टी के पास चला गया, एक सहयोगी साथ में खड़ा है जिससे उसका अपना वोटर नाराज है। तो क्या वाकई अपने गढ़ को बचाने के लिए ऐसे मुश्किल हालातों के बीच भी प्रधानमंत्री ने वक्त निकाला और तय किया कि 29 घंटे बनारस में ही रहेंगे, यानी कल शाम प्रचार रुकने तक, शाम 5 बजे तक? कई सवाल हर जहन में हो सकते हैं। बनारस का मतलब होता क्या है और बनारस को लेकर कितनी संवेदनशीलता प्रधानमंत्री में रही, यह उनके भाषणों में भी नजर आया और आज जब रोड शो निकल रहा था उनका, उसमें भी नजर आया। एक शायर का कहना है कि खाक भी जिस जमी की पारस है, शहर मशहूर ये बनारस है। लेकिन यह भी माना जाता है क्या बनारस पहली बार उस राजनीति को नया जीवन देगा जिस पर लोकतंत्र के सरमाएदारों का भी भरोसा डिगने लगा है? क्या ऐसी स्थिति आ सकती है या फिर लोकतंत्र को लेकर जो परिभाषा मौजूदा वक्त में गढ़ी गई वही अंतिम है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनसंख्या, 80 लोकसभा की सीटें, यह कोई छोटी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में जो भी परिभाषा लोकतंत्र को लेकर गढ़ी जाएगी वह उत्तर प्रदेश की जीत पे नींव के तौर पर काम करेगी। और बनारस में अगर प्रधानमंत्री मोदी 8 सीट बचा लेते हैं तो यकीन जानिए उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के सामने अपने गोरखपुर के किले को बचानी है और यहां पर बनारस का किला है। जिन 54 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें बनारस है, वाराणसी है, सोनभद्र है, मऊ है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, चंदौली है, भदोई है। इसमें 3 जिले ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे क्योंकि वहां उन्हें पता है कि बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। आजमगढ़ का इलाका है, सोनभद्र का इलाका है, भदोही का इलाका है। 37 सीटों को प्रधानमंत्री ने अपने दायरे में लिया है, लेकिन नब्ज बनारस ही है। तो बनारस की सड़कों से गुजरते हुए जरा एक क्षण के लिए कल्पना करने की शुरुआत कीजिए कि अगर जहां पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, अगर वहां पर बीजेपी को हार मिल गई तो क्या होगा? और अगर ऐसी परिस्थिति बन गई जहां पर बनारस का किला बच नहीं पाया तो क्या होगा? अगर ये किला बच जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी का चमत्कार बरकरार है, उनकी जादूगरी बरकरार है, चुनाव जीतने का हुनर उनके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर यह स्थिति फिसलती है तो क्या वाकई इस देश के भीतर में एक नई व्याख्या शुरू हो जाएगी? जो मां गंगा का नाम लेकर जो शख्स बनारस में पहुंचा, अब उसे बनारस ने विदा कर दिया क्या? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिन गलियों से वो निकले हैं उसको जरा समझने की पहले कोशिश कीजिए। उन जगहों पर कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, उनके जहन में कौन कौन से सवाल उठ रहे होंगे। क्योंकि
मलहिदा में जहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद वह जिन इलाकों से गुजरे वह लहूरा भीरा का इलाका है, कबीर चौरा का इलाका है, लोहटिया का इलाका है, मैदागिन का इलाका है, नीची बाग का इलाका है, फिर चौक आता है और चौक के बाद वो बाबा विश्वनाथ धाम गए। वहां से निकलकर सोनार बाग 80 घाट का जो इलाका है, 80 मार्ग कहते हैं, वहां से होते हुए बीएचयू और वहां पे मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। सरदार पटेल भी कांग्रेस के, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के थे, बाद में वह हिंदू महासभा के साथ जुड़ गए। हिंदू महासभा के साथ जुड़ाव योगी आदित्यनाथ का रहा है, संघ का नहीं रहा है। ये सारी परिस्थितियों से जब आप गुजरेंगे तो इसमें 2-3 सवाल और आएंगे कि कल भी उन्हें वहीं पर रहना है और उसके बाद उन्हें खजूरी में एक जनसभा करनी है, जहां पे 8 विधानसभा के जो भी प्रत्याशी है वो उनके साथ आपको मंच पर नजर आएंगे। ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी जब इस देश के भीतर की आर्थिक परिस्थितियां, इस देश के भीतर की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इस देश के भीतर में बेरोजगारी की स्थिति, इस देश के भीतर में उन लोगों की परिस्थिति जो बार बार ये कह रहे हैं कि बैंकों के जरिए उन्हें उतना रिटर्न अब नहीं मिलता है, और तो और शेयर बाजार की भी स्थिति। प्रधानमंत्री के पास वक्त है, वो जान रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए बनारस की जीत जरूरी है, तो शायद पहली बार बनारस के लोगों को ये मौका भी मिला है। इस देश को वो कैसा देखना चाहते हैं वह उस परिणाम को दे दे, देश उस लिहाज से देख लेगा। लेकिन यह इसलिए है क्योंकि जब बनारस के भीतर में प्रधानमंत्री मोदी का चमत्कार ही दांव पर होगा, तो क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है जहां पर अखिलेश यादव ये कहने से नहीं चुके थे 13 दिसंबर को उन्होंने क्या कहा था, और प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी बनारस को लेकर दिया था। 13 दिसंबर को अखिलेश कहते हैं कि दरअसल आखिरी समय पर काशी से अच्छी कोई जगह होती नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दिल पे लिया और उसके बाद जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर 27 फरवरी यानी बीते रविवार के दिन ही उन्होंने कहा कि काशी में मेरी मौत की कामना की गई, ये जिंदा शहर बनारस है और यहाँ मृत्यु पाना भी मेरे लिए सौभाग्य होगा। अंतिम सांस तक ना मेरी काशी मुझे छोड़ेगी और ना काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे। बड़ा ही संवेदनशील बयान है ये, और ये बयान प्रधानमंत्री ने दिया है। लेकिन इस संवेदनशीलता के पीछे की जो सियासी बिसात है और इस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, हमको लगता है बनारस के लोग जो राजनीति का कखारा बचपन से सीख लेते हैं वह शायद इन परिस्थितियों को समझ पाए कि उत्तर प्रदेश नहीं, अब तो बनारस के ऊपर ये आन पड़ा है, वह कैसा भारत चाहते हैं वो तय करें। क्योंकि प्रधानमंत्री देश के होते हैं, बनारस के नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, और इस देश को जिस दिशा में ले जाना है ये बनारस के लोगों को ही तय करना होगा। ढलती हुई शाम, निकलती हुई रैली, रोड शो, प्रधानमंत्री को लेकर नारे, प्रधानमंत्री का हाथ जोकर खड़े होना, गले में गमछा लपेटना, सर पे बनारसी स्टाइल में टोपी को पहन लेना, ये सारा अंदाज भारत को आने वाले वक्त की दिशा में दिखाने वाला है, या हम उसी लिहाज से देखें जैसा कोई दिखाना चाहता है। इसीलिए हम आपको लिए चलते हैं, दरअसल उस खुमारी को तोड़ना चाहते हैं जो 2017 में 59 घंटे प्रधानमंत्री बनारस में रहे थे और इस बार 29 घंटे उन्होंने तय किया है। इसमें हमको लगता है सबसे पहले दक्षिणी बनारस का जिक्र करने की आज खास तौर पर जरूरत है, क्योंकि दक्षिणी बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर भी उसके दायरे में आता है, 1989 से यानी जब अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ उस समय से लेकर आज तक इस सीट पर बीजेपी कभी हारी नहीं है। लेकिन पहला मौका है जब मुकाबला कांटे का है। इसको बनारस के भीतर में दक्षिणी बनारस की सीट को लेकर हर कोई कह रहा है जो वहां का वोटर है। वजह क्या है? पहली वजह तो यह है कि 2017 में उससे पहले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, 7 बार चुनाव जीते, उनको बदल दिया गया और उनके बदले जिन्हें डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को लेकर आया गया, ये एडवोकेट है, ये छात्र राजनीति से निकले हुए शख्स हैं। यह पिछली बार जीत गए और इस वक्त वो पर्यटन मंत्री, धर्मार्थ कार्य मंत्री के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में है। वह दोबारा चुनाव मैदान में है, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीते उसके बाद वह गायब हो गए। ऐसी स्थिति आ गई, लोग कहने लगे हमारा विधायक कहां पर है। और उस विधायक ने 2 दिन पहले एक ऑडियो टेप जारी किया और उसमें कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, मैं इस दौर में कई मुश्किल चीज़ों को समझाता रहा, उलझाता रहा, समझता रहा, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जिस शख्स को
टिकट दिया है उनका नाम है कामेश्वर नाथ दीक्षित उर्फ किशन। ये दरअसल महंत हैं और महंत भी महामृत्युंजय मंदिर के हैं। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि एक तरफ डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, दूसरी तरफ कामेश्वर नाथ दीक्षित महंत हैं महामृत्युंजय मंदिर के। हालांकि बीएसपी ने भी अपने तौर पर दिनेश कासाधन गुप्ता को खड़ा किया है और कांग्रेस ने मुदिता कपूर को खड़ा किया। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वोट बैंक के लिहाज से देखिए तो इलाका माना जाता है कि ब्राह्मण और वैश्य ही तय करते हैं। मुस्लिम और दलित अपने तौर पर समीकरण बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, इसलिए मुस्लिम और दलित के साथ बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवार आकर जुड़ गए। लेकिन असल सवाल है कि अगर यह इलाका हाथों से निकल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कॉरिडोर बनाया गया, उस कॉरिडोर के साए तले बड़ी तादाद में लोगों के सवाल थे कि क्या इसे एक मॉल के तौर पर बना दिया गया है। यहाँ पर जो छिटपुट बाजार था वह गायब हो गया, जो फूल बेचते थे, जो प्रसाद बेचते थे वह गायब हो गया, चीज़ें ऑनलाइन चलने लगी। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो इस कॉरिडोर के साए तले आए। खूबसूरत बनारस लग रहा है, लेकिन खूबसूरती लोगों से होती है, उनकी ज़िंदगी से होती है, उनकी ज़िंदगी और उनकी सांस्कृतिक समझ से होती है। यह भी एक सवाल है और यह सवाल बनारस की गलियों में रेंग रहा है। प्रधानमंत्री इसीलिए कल क्या कहेंगे यह तो सुना जाएगा, लेकिन आज उनके रोड शो को देखकर लगा वाकई इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी जिताने के लिए है या सवाल खड़ा करके बनारस कहीं मुक्ति द्वार की दिशा में तो नहीं खुल रहा है। यह भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल इन बातों से हटकर यह भी समझिए कि नीलकंठ तिवारी ने इससे पहले जिस शख्स को हराया था वो राजेश मिश्रा थे, ये कांग्रेस के थे। इस बार जब उस कैंडिडेट को पता चला कि सामने समाजवादी पार्टी ने कामेश्वर नाथ दीक्षित को उतार दिया है तो वह वहां से शिफ्ट हो गए, कहा मैं तो हार ही जाऊंगा। वह वहां से कैंट चले गए। पहला संदेश निकलता है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि कहते हैं कि राजनीति से ज़्यादा नशा किसी में होता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आस्था में जब आप डुबकी लगा लेते हैं तो राजनीति भी उसमें समाहित हो जाती है या गायब हो जाती है। आस्था की राजनीति और राजनीति की आस्था, ये दोनों इस बनारस की दक्षिण सीट पर टकरा रहे हैं। और आज जब प्रधानमंत्री का रोड शो निकला वहां से तो वह बनारस के उत्तरी हिस्से में भी गया। उत्तरी हिस्से में सबसे बड़ी खासियत है कि यह व्यापारियों का इलाका, यहाँ वैश्यों की तादाद सबसे ज़्यादा है। उसके बाद वहाँ पर ठाकुर भी हैं, वहाँ पर ब्राह्मणों की मौजूदगी भी है। लेकिन यहाँ की परिस्थितियों ने भी एक सवाल और खड़ा किया। जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी हुई और मौजूदा वक्त में कोरोना काल के वक्त में जो मुश्किल हालात हुए, रास्ता निकल नहीं पाया, कठिन डगर थी। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा योगी आदित्यनाथ की गूंज भी यहाँ पर कई जगहों पर सुनाई देती है। लेकिन बनारस के भीतर में आप बहुत कम लोगों से सुन पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ का नाम कोई लेता है। हर कोई मोदी का नाम लेता है। यानी मोदी के साथ ही बनारस के अस्तित्व को पॉलिटिकल तौर पर जोड़ने की कोशिश वहाँ के लोगों ने 2014 से जो शुरू की वह अब भी है। लेकिन 2022 की परिस्थितियाँ कहीं कुछ दूसरा रास्ता तो तय नहीं कर पा रही है। यह भी एक सवाल है। अगला सवाल है कि बनारस की तमाम सीटों पर आप जब गुजरना शुरू करेंगे तो हमें लगता है इस बात का भी जिक्र होने की ज़रूरत है कि इस पूरे इलाके में वह वोट बैंक जो कि अपना दल के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि संजय निषाद पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वह वोट बैंक भी बड़ा मायने रखता है। और जब उन सीटों का आप जिक्र करना शुरू करेंगे तो फिर कुछ सवाल निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। वह सीट में रोहनिया का सवाल भी आपके सामने गूंजेगा। उस परिस्थिति में आपके सामने वहाँ की पिंडारा सीट भी गूंजेगी, उसके सवाल भी पिंडरा सीट पर भी, और अजगरा के सवाल भी गूंजेंगे। लेकिन इससे हटकर हमें लगता है सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में 4 सवाल हैं। इन चारों सवालों का कहीं ना कहीं जुड़ाव प्रधानमंत्री मोदी से है। इस देश के भीतर के जो सामाजिक आर्थिक हालात हैं उसको लेकर बार बार कहा जा रहा था कि दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव तय कर देगा। जो परिभाषा योगी ने गढ़ी, जो परिभाषा मोदी ने गढ़ी, जो परिभाषा दोनों ने मिलकर गवर्नेंस को लेकर गढ़ी और सामाजिक स्थितियों को लेकर गढ़ी। लेकिन जब हम आखिरी चरण में आ गए और एक पहले गोरखपुर में वोटिंग हो गई, वहाँ पर योगी जी का भविष्य तय है कि भविष्य आने वाले वक्त में उनको लखनऊ तक पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों के बीच में यह अपने तरीके की एक अलग बीजेपी है। यह बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में नहीं थी। यह बीजेपी राजनाथ सिंह या कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे वह बीजेपी नहीं है।
यह बीजेपी इस तमाम परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है, जिसमें किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए आपको एक पूरा मैप बनाना है। वो मैप उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता नहीं बनाता है, उस कार्यकर्ता को प्यादे की तरह लगाया जाता है कि आपको यहां इस रूप में काम करना। यानी जो पूरे पूर्वांचल की सोच है सरोकार और सांस्कृतिक समझ की, वह एक झटके में राजनीतिक घटनाक्रम में गोटियों को सेट करते समय गायब हो जाती है। प्रधानमंत्री के रोड शो में आपको हजारों हजार की तादाद में गाड़ियां भी होंगी और लोगों की मौजूदगी भी थी, मीडिया की मौजूदगी भी थी, पुलिस की मौजूदगी भी थी, सिक्योरिटी भी अपने तौर से जो दिल्ली की थी वह भी मौजूद थी। लेकिन सच क्या है, लोगों के दिलों के तार किस रूप में जुड़े हैं अपने मुद्दों को लेकर इस दौर में बीजेपी के साथ जुड़े हैं। बीजेपी के साथ कतई इनकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी कोई आज की पार्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जिक्र इस बात का करते हैं कि बनारस को लेकर कौन सी रणनीति बनानी है और पूर्वांचल को लेकर आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी किस रणनीति के तहत चलेंगे, यह रणनीति में भागीदारी आपको बीजेपी के पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं की नजर नहीं आएगी। और यही सबसे बड़ी मुश्किल परिस्थिति सामने आकर खड़ी हुई है, क्योंकि जिन 54 सीटों पर वोटिंग होनी है और बनारस की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसकी रणनीति उन कमरों में बैठकर बनाई गई जो कि डाटा के साथ थी। उन कमरों से बाहर निकलकर उन परिस्थितियों को देखकर बनाई गई जहां पर विपक्ष को कैसे टारगेट करना था। बनारस और पूर्वांचल की राजनीति जो थी, कहते थे कि संवाद से बनती थी, किस्सा गोई से चलती थी, आपसी तर्क से चलती थी, विचार विमर्श होता था और वह चीज़ें धीरे धीरे ढलती चली जाती थी। लेकिन लगातार देखा गया है 2014 के बाद कि 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव और होते होते अब 2022 का चुनाव आ गया। संदेश 3 जो निकले, जो 4 मुद्दे थे, उसमें पहला मुद्दा तो ये है कि क्या लोगों के सरोकार जो वहाँ के हैं, उनके सरोकार पॉलिटिकल तौर पर चुनाव के साथ कितने जुड़ पा रहे हैं। दूसरा सवाल, जो छोटी छोटी जातियों का समूह है, उनके जो मुद्दे हैं, खास तौर से बुनकरों के सवाल, उनकी जो परिस्थिति है, जो गंगा से जुड़ी हुई पेट भरने की परिस्थितियां थी, जो रोजगार था, वो छोटे छोटी किश्तियों का चलना, नाव का चलना, वहाँ पर मल्लाहों का होना, वहाँ पर निषाद का होना, ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि संकट के एक अनोखे दौर से आधुनिकीकरण की दिशा में बनारस को बढ़ाने की कोशिश तो की गई, लेकिन लोगों से वो कटते चला जा रहा है। बनारस क्वेटा तो नहीं हो पाया, लेकिन बनारस ने अपने उस सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को कहीं खोते हुए अपने लोगों को तो नहीं खो दिया है। यह सवाल बनारस की गलियों में गूंजता है और यह सवाल पूर्वांचल में गूंजता है, क्योंकि पूर्वांचल की गरीबी, वहाँ पर गोबर और गरीबी के बीच विधानसभा और संसद तक में कई बार मुद्दे उठे कि किस तरीके से अनाज कहाँ से लोग लेते थे और कितनी गरीबी और मुफलिसी थी। और इस दौर में एनएसएसओ की जो रिपोर्ट बतलाती है इस देश में, वह भी बतलाती है कि पूर्वांचल की गरीबी और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो प्रधानमंत्री और नीति आयोग ने तय किया, उसके दायरे में भी पूर्वांचल के वह जिले ही आते हैं जहां पर गरीबी और जहां से प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है और योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री की भी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तीसरा सवाल है उस रोजगार को लेकर जो यहां पर लगातार गूंजता रहा, शिक्षा पाने के बाद लोग कहां जाएं। वो दरवाजा पहले इलाहाबाद तक चला जाता था, वह भी बंद है, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति भी अपने तौर पर नाजुक हो गई। वहाँ से निकलते थे तो दिल्ली तक आते थे। इस दौर में दिल्ली का दरवाजा भी बंद है, क्योंकि रोजगार की परिस्थिति यहाँ भी नहीं आ रही है। उसके बाद निकलते थे तो प्राइवेट सेक्टर की दिशा में जाते थे। प्राइवेट सेक्टर का रोजगार भी इस दौर में बंद हो चला है। जो युवा सड़क पर नजर आ रहा है, या तो वो डमरू बजाते हुए नजर आएगा और इस बात को कहेगा कि ये शिव की नगरी है और शिव की नगरी त्रिशूल पर है खड़ी हुई, इस बात का जिक्र करेगा, या फिर इस बात का जिक्र वो अपने तौर पर करेगा कि जिन परेशानियों को हम लगातार भोग रहे हैं उसमें किस सरकार को चुने, किसे चुने जो रास्ता दिखा दे। यह भी एक सवाल है। और आखिरी सवाल, इनसे जो जुड़ा हुआ पूरा का पूरा महत्वपूर्ण सवाल है, वो आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा क्या होगी। वह संयोग से या तो गोरखपुर की जीत हार या बनारस की जीत हार या उत्तर प्रदेश की जीत हार पर आकर टिक गई है। इसका प्रभाव समूचे देश पर पड़ेगा। अगर योगी आदित्यनाथ
किला नहीं बचा पाते हैं गोरखपुर का, तो यकीन जानिए वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बहुमत होने के बावजूद भी संकट में आ जाएंगे। अगर बनारस का किला प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बचता है तो यकीन जानिए बहुत सारे सवालों के साथ बीजेपी के भीतर से ही कुछ नए चेहरे आपको निकलकर, या कुछ पुराने चेहरे नई ताजगी और तेवर के साथ निकलकर आकर सवाल करने को तैयार हो जाएंगे। और जो पूरे उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल जो इस वक्त केंद्रीय सरकार के साथ भी नजर आता है, वो पूरा हटाने की तैयारी और उसके बाद नई दिशा में प्रधानमंत्री बढ़ने की तैयारी करेंगे, जहां पर उनका प्रेम उत्तर प्रदेश से छिटक कर गुजरात पर होगा, राजस्थान पर होगा, छत्तीसगढ़ पर होगा। वहां के लोगों की भर्ती आप मिनिस्ट्री में देखेंगे। उस समय छोटे दल, दूसरी जातियां, ओबीसी का जिक्र, पिछड़े जातियां, इनका जिक्र नहीं होगा, बल्कि एक नए समीकरण होंगे। यानी सत्ता अपनी परिभाषा अपने आप ताना बाना बुनती है और प्रधानमंत्री 29 घंटे अगर बनारस में बेस कैंप बनाकर प्रचार के लिए निकले हैं तो वो समझ रहे हैं कि उनकी राजनीतिक ज़मीन भी दरअसल अब उस बनारस में ही है, जिस बनारस में 2014 से वो ना सिर्फ जीतते आए बल्कि एक उम्मीद और आस को लगातार पैदा भी किए रहे। परीक्षा इसी की है, रोड शो इसीलिए है। लोगों की मौजूदगी अगर आप छिन्न भिन्न करेंगे तो आपको अलग अलग प्रांतों से निकले और लोग वहाँ पर पहुँचे हुए भी दिखाई देंगे जो बनारस के वोटर नहीं होंगे। लेकिन फिर भी जब कहते हैं कि इस दौर में हर चीज़ दिखाने से हो जाती है, तो ध्यान दीजिए तमाम न्यूज़ चैनल भी जो लगातार रूस और यूक्रेन की युद्ध को दिखाते हुए यूक्रेन की परिस्थितियों के साथ मानवीय पहलुओं को जोड़ रहे थे, एक झटके में रोड शो जैसे ही शुरू होता है तमाम न्यूज़ चैनलों के स्क्रीन पर वह रोड शो की चकाचौंध नज़र आने लगती है। ये एक दृश्य है बताने के लिए कि दरअसल सत्ता किसके पास है और सत्ता का मतलब होता क्या है। बनारस को शायद बहुत कुछ तय करना है और असल परीक्षा आखिरी चरण में बनारस की ही है। वो कौन सा संदेश कैसे देना चाहती है, इसी को पढ़ने की ज़रूरत है और इसी का इंतज़ार शायद देश को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।